हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्जाम। जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार सीजीएल 4 की वैकेंसी आ गई है और जिसे बिहार में मिनी आईएएस कहा जाता है। 18 अगस्त से फॉर्म भरना अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आज हमारे साथ श्री विद्यासागर जी हैं जो कि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद पर कार्यरत है। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में इसे क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। पहले आपके टारगेट द एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपने अनुभवों को साझा करने का। और रही बात संघर्ष की, तो विद्यार्थी जीवन संघर्ष भरा रहता ही है और सभी तरह के परिस्थितियों को झेल के हमें अपना तैयारी कंटिन्यू करना पड़ता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी करनी होती है और जी तोड़ मेहनत करना होता है। ये कौन सी वैकेंसी थी और आपका क्या ऐसा रैंक कैसा था? हम जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हुए हैं, यह सीजीएल 3 जो कि 22 में वैकेंसी आई थी और 24 में नियुक्ति हुई थी और इसमें मेरा रैंक 82 था। पहले जो 2 जॉब आप इससे पहले लिए थे वो कौन कौन सा था और कैसा उसका मतलब कौन सा जॉब था? सबसे पहले मैं रेलवे में 2019 में ही उसमें सेलेक्ट हुआ था। वो ग्रुप डी का जॉब था जिसमें कि मैं यहीं बिहार में बरौनी स्टेशन पर कार्यरत था और उसमें मेरा पोस्ट था मैकेनिकल हेल्पर। और इसके बाद मैं बिहार एसएससी का जो फर्स्ट इंटर लेवल था उसमें राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ था और उसमें मेरा रैंक वही 192 था जनरल में। अच्छा, कुछ भाइयों का सवाल है कि बिहार सचिवालय सेवा सहायक प्रशाखा अधिकारी का जो जॉब प्रोफाइल है कैसा है? देखिए, बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो कि लेवल 7 का जॉब है। और अगर आप पटना में सचिवालय में प्रतिनियुक्त होते हैं या इनके संलग्न कार्यालय में, तो आपको 9:30 से 6 बजे तक का ऑफिस टाइमिंग है। और अगर आप क्षेत्रीय कार्यालयों में जैसे प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय, मुख्य अभियंता के कार्यालय में प्रतिनियुक्त होते हैं तो वहाँ पर आपका 10 से 5 है और वो 6 वर्किंग डेज है। अगर आप बिहार सचिवालय या इसके संलग्न कार्यालय पटना में प्रतिनियुक्त होते हैं तो 9:30 से 6 है और वो 5 डेज वर्किंग है वीक में। बिहार सीजन 4 की जैसे वैकेंसी आई है तो इसमें एक सीट फिक्स करने के लिए कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए और मतलब कैसे इसमें सफलता पा सकें? क्या क्या करना चाहिए, कैसे मेहनत करना चाहिए? देखिए, इसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से आपको अपना तैयारी करना होगा। जैसे कि इसमें 50 रीजनिंग हो जाते हैं, 25 मैथ हो जाता है और 50 जीके और जीएस का पोर्शन 25 का रहता है। तो इसमें आपको जो 75 क्वेश्चन का सेक्टर हो जाता है मैथ्स और रीजनिंग का, इसमें आपको लगभग 75 में से 70 प्लस आपको मिनिमम लाना ही होगा एक सीट फिक्स करने के लिए। उसमें क्या होता है कि बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मैथ और रीजनिंग ये तो काफ़ी बोल्ड रहता है, तो इसमें आप गलती करने की संभावनाओं को मिनिमाइज़ कर दें और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना रिवाइज करें, सेट प्रैक्टिस करें। और रही बात साइंस की, तो इसमें 25 क्वेश्चन रहा और जीके और करंट अफेयर्स। तो इसमें जो बेसिक होता है आपका जीके और जीएस का, इसमें कोई भी एक बुक, जैसे हम लोगों के समय में लुसेंट चलता था तो वो हो गया। और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज आता है घटना चक्र का पूर्वावलोकन, आप उससे अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है जिसमें जो भी कन्फ्यूजन्स आने वाले रहते हैं वो पहले ही ख़त्म हो जाएंगे और जहाँ कन्फ्यूज़न कम होगा तो वहाँ आपका जो एक्यूरेसी रेट है वो ज़्यादा होगा। और कुछ भाइयों जो है जॉब पे रहते हुए किस तरह से तैयारी करें जो कि उसका तैयारी अच्छे से हो? देखिए, जॉब पे रहते हुए थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर बार रहता है कि आपको टाइम जो है आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। तो उसमें
जैसे रेलवे में होता है तो रेलवे में कभी नाइट शिफ्ट लगता है, कभी डे शिफ्ट लगता है, कभी इवनिंग शिफ्ट लग जाता है। तो उसमें थोड़ा आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा और उस टाइम का सदुपयोग करके आप अपने तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। कुछ भाइयों का सवाल है कि इसका क्या सैलरी होता है, कितना सैलरी होता है, जो कि दूसरा जॉब छोड़कर इसमें आना चाहते हैं, आए कि ना आए। बहुत तरह मन में बहुत तरह का सवाल आता है, तो इसका बता दीजिए आप अप्रॉक्स। ऐसे तो नियम नहीं है बताने का, लेकिन आप अप्रॉक्स बता दीजिए जो कि सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, जो एएसओ पोस्ट है ये लेवल 7 का पोस्ट है और इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 है। बाकी रहा सैलरी इन हैंड आपका कितना आएगा, तो इसमें आपका अभी के हिसाब से जो डीए है वो 57% है। और अगर आप पटना में कार्यरत हैं तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। अगर आपको क्वार्टर अलॉट नहीं है तो एचआरए मिलेगा, अगर क्वार्टर अलॉट है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और अगर आप क्षेत्रीय कार्यालय में हैं तो उसमें आपको 10% एचआरए मिलेगा। बाकी आपको 1,000 प्रति माह बिहार सरकार मेडिकल अलाउंस के रूप में देती है। बाकी आप इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो एक जो होता है ग्रॉस सैलरी वो आ जाएगा। और इसमें एनपीएस जो भी कटता है, जो कि आपका बेसिक पे और डीए का जोड़ के 10% कटता है एनपीएस। जैसे इसमें बीच में सुने थे कि कुछ जो पोस्टिंग अपना जिला में भी मिल जाता है, तो वो कैसे मिलता है? शुरुआती में विद्यार्थी को इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए। देखिए, अपने ज़िला में पोस्टिंग होता है, ये ज़िला वाला पोस्ट नहीं है। बाकी ये रहा कि कमिश्नरी वाइज होता है या चीफ इंजीनियर का जो ऑफिस होता है उसमें होता है, जो कि जल संसाधन विभाग या आरडब्ल्यूडी जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट्स इन सब का विभाग है। तो इन सब का पोस्ट रहता है, इन सब विभागों में पोस्ट क्षेत्रीय कार्यालयों में रहता है, चीफ इंजीनियर्स के ऑफिस में रहता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका ज़िला में ही मिलेगा। बाकी कमिश्नरीज है आपका होम टाउन के अगल बगल, तो उसमें आप एक रिक्वेस्ट देके अपना कमिश्नरी में या होम टाउन में अगर पोस्ट है वहाँ पे तो एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अगर वहाँ पोस्ट खाली होगा तो वहाँ पे आपका पोस्टिंग किया जा सकता है। जैसे बिहार सीजल 4 की भी वैकेंसी आई है, इसका शॉर्ट बुक लिस्ट आप बता दीजिए, बुक लिस्ट, जिसमें कि विद्यार्थी मतलब इधर उधर भटके नहीं, अपना कंसल्टेंसी बना रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, सेट प्रैक्टिस, जैसे कि कौन सा बुक पढ़ें नहीं पढ़ें, मैथ रीजनिंग ये वो। देखिए, मैथ के लिए तो आपको जो RS अग्रवाल बेसिक आता है उसको आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए और कोई भी एक रीजनिंग का बुक ले लीजिए, उसको पूरा बना लीजिए जिसमें कि सभी टाइप्स के हों। और जीके के लिए तो बताएं ही कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप पूरा रिवाइज कर लीजिए और स्टैटिक पोर्शन जो होता है जीके का वो कर लीजिए। बाकी रहा करेंट अफेयर्स का, तो हम भी जिस समय पढ़ाई करते थे तो उस समय करेंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेस का जो कुमार गौरव सर का था उनका क्लास लेते थे रेगुलरली। उसमें होता था कि लाइव कभी कभी नहीं आ पाते थे तो बाद में भी हम लोग ऑफलाइन जिस समय रहता था, टाइम रहता था, उस समय हम लोग कर लेते थे। और रहा बात प्रैक्टिस सेट का, तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मैथ्स का भी बनाएंगे तो एक दिन में आप एक ही चैप्टर बना सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि उसमें हर एक चैप्टर का आपका क्वेश्चंस आ जाता है। और रीजनिंग में भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस सेट में हर एक टाइप का हर एक चैप्टर से आप रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका हर एक चैप्टर बार बार रिवाइज होगा। और जो भी प्रैक्टिस सेट बना है और उस प्रैक्टिस सेट को एक बार कम से कम उसका सॉल्यूशन आप देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और शुभकामना है मेरा भी आप लोगों के साथ कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए और सेलेक्ट होके यहाँ बिहार सचिवालय में अपना सेवा प्रदान कीजिए। बहुत खुशी होगी आप लोगों से मिलकर। धन्यवाद। धन्यवाद।